हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपने जीके का पार्ट नंबर 17 आपके सामने लेकर आ गए हैं। तो एक बात बोलना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में कचरा कुचरा सब भरा है, सब निकाल दीजिए उसको। अपने दिमाग को रिफ्रेश या रिस्टार्ट या पावर ऑफ या नवा लगवा लीजिए, जो मर्जी कीजिए। जीके की क्लासेस ताबड़तोड़ आपको मिलने वाली है। आप पाए स्पोर्ट दिखाएं या ना दिखाएं, मेरा काम है, मैं कराता जाऊंगा। अब आपका काम है आपको सपोर्ट दिखाना है कि सिर्फ सिर्फ वीडियोस देखते जाना है और किसी को सपोर्ट करना ही नहीं है। अभी आपके हाथ में है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ये जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी में इंडियन बाउंड्रीज पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने आपको 3 लाइन्स बताई थी। कौन कौन सी याद है कि नहीं? कि कचरा भूसा भर लिए दिमाग में, जीके जूके कुछ भरे होगी, कचरा ही है अभी तक। कौन कौन सी? रेडक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन और डूरंड लाइन। जिन बच्चों को याद है तो चलिए उनके दिमाग में जीके है, जिन बच्चों को नहीं याद उनके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। साफ बात, भूसा ही भरा हुआ है, उनको बुरा लगे या अच्छा लगे। तो आज हम बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय लाइंस करने वाले हैं। देख लीजिए, अपने 12 अंतर्राष्ट्रीय लाइंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि ये सबको आपको कंटेंट द प्योर एजुकेशन चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी जब भी वीडियोस आए और सबसे पहले फर्स्ट व्यू आप ही हो, सबसे पहले फर्स्ट व्यू और फर्स्ट कमेंट आपका ही हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लाइन के साथ। पहली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लाइन कौन सी है? मैकमोहन लाइन। कौन सी है? मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन मैंने आपको समझाई है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटूंगा, क्योंकि इसके बारे में मैंने ज्ञान बांट दिया है। अभी आपके ऊपर है कि आपके दिमाग में जीके भरा है या भूसा या कचरा भर के रखे हो। तो किसके किसके बीच में मैकमोहन लाइन? ये भारत और चाइना के बीच में है। ये मैकमोहन लाइन किसने बनाई है? मैकमोहन लाइन सर हेनरी। किसने बनाई? सर हेनरी ने बनाई। किसने बनाई? सर हेनरी ने बनाई थी। कब बनाई थी? 1914 में। कब बनाई थी? 1914 में सर हेनरी ने मैकमोहन लाइन बनाई थी। पहली लाइन कौन सी है? मैकमोहन लाइन। किसके किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। किसके द्वारा बनाई गई? सर हेनरी के द्वारा। कब बनाई गई? 1914 में। चलिए नेक्स्ट, ये लाइन आपको नहीं पढ़ाई थी, पढ़ लीजिए अभी। हिंडनबर्ग लाइन। ये थोड़ी इंटरनेशनल, मैंने कहा ना अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, इंडिया की सीमाएं नहीं, अकेली इंटरनेशनल सीमाएं करवा रहा हूँ मैं। तो इसलिए बाहर मुल्क देशों की, फॉरेनर्स की, इंडियन की जितनी भी इंपॉर्टेंट सीमाएं हैं वो सब करवाई जाएंगी आपको। तो दूसरी कौन सी है? हिंडनबर्ग लाइन। इसको हिंदी में भी हिंडनबर्ग कहा जाता है। किसके किसके बीच में है ये? जर्मनी। किसके किसके बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। कौन सी लाइन? हिंडनबर्ग लाइन। आप बोलेंगे ये सर कैसे लाइन है? जैसी भारत और चीन के बीच में है ना जो मैकमोहन लाइन, वैसी ही है। वैसे ही मान लीजिए कि हिंडनबर्ग लाइन है किसके किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगली लाइन कौन सी है? मैग्नीकोट लाइन। अगली लाइन कौन सी है? मैग्नीकोट लाइन। ये किसके किसके बीच में है? जब मैं आपको कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको मैग्नीकोट लाइन पढ़ाई थी। है याद, या भूसा ही भरा हुआ है? वो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था। कहाँ पर थे हम? मैग्नीकोट लाइन जब मैं आपको कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा था, द्वीप पढ़ा रहा था, महाद्वीप पढ़ा रहा था, उपमहाद्वीप पढ़ा रहा था, तो उस समय ये मैग्नीकोट लाइन मैंने आपको बताया था किसके किसके बीच में है। ये जर्मनी और फ्रांस दोनों कंट्री के बीच में है। अगली नेक्स्ट लाइन कौन सी है? मैन रहीम लाइन। किसके किसके बीच में है ये? रशिया और फिनलैंड के बीच में है। किसके किसके बीच में? रशिया और फिनलैंड के बीच में। अगर मैं पूछ लूँ ये कौन से कॉन्टिनेंट पे है? रशिया और फिनलैंड। रशिया और फिनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में? आप तो बोलेंगे सर हमने पढ़ा था रशिया यूरोप कॉन्टिनेंट है। तो हाँ बच्चा, रशिया यूरोप कॉन्टिनेंट में है, तो फिनलैंड भी फिर इसी लॉजिक से थोड़ा सोच के पढ़िए, थोड़ा इमेजिन फील करके पढ़िए। अगर रशिया यूरोप कॉन्टिनेंट में है तो यूरोप कॉन्टिनेंट में ही लाइन बनेगी ना। तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि फिनलैंड एशिया में पहुंच जाएगा। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का है, रशिया में और फिनलैंड। ये रशिया और फिनलैंड के बीच में कौन सी लाइन है? महनरीम लाइन।
मैन रहीम लाइन किस कौन के बीच में, रशिया और फिनलैंड के बीच में। हमारा नेक्स्ट कौन सी लाइन आ गई, रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन आ गई, रेड क्लिफ लाइन। ये भी मैंने आपको पढ़ाई है इंडियन बाउंड्रीज पढ़ाते समय, किसके किसके बीच में है, ये किसके किसके बीच में है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये किसने किसने ये लाइन, कौन ये लाइन खींच कर चला गया, ये लाइन खींच कर चला गया सर कायरल रेडक्लिफ द्वारा। सर कायरल रेडक्लिफ किसके 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 द्वारा ये लाइन खींची गई, सर कायरल रेडक्लिफ। देख लीजिए इसके लास्ट नेम में भी रेडक्लिफ है, इसलिए इस लाइन का नाम रेडक्लिफ लाइन रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं समांतर रेखा 38 पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। 38 पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है, 38वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच में है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया इन दोनों के बीच में है। इन दोनों उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में ये लिखिए 38 पैरेलल लाइन ये है। फिर नेक्स्ट 49 पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है, 49 पैरेलल लाइन किसके किसके बीच में है। ये भी कॉन्टिनेंट पढ़ाते समय आपको पढ़ाया गया था। जब कनाडा कौन सी कॉन्टिनेंट में बताइए, जब कनाडा का कॉन्टिनेंट पढ़े थे उस समय बताया था कि कनाडा और यूएस को 49 पैरेलल लाइन सेपरेट करती है। किसके किसके बीच में, मतलब कि ऐसे है कि इधर ये 49 पैरेलल लाइन है, इधर ये यूएसए है, इधर ये कनाडा है। इन 49 पैरेलल लाइन इन दोनों को अलग करती है, सेपरेट करती है। समझे, समझ गए, शाबाश। तो नेक्स्ट लाइन कौन सी है, डूरंड लाइन। ये भी आपको पढ़ाई है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो किसने बनाई है, सर मार्टिमर डूरंड द्वारा। कब बनाई थी, 1896 में। कब बनाई थी, 1896 में। मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप बच्चे नोट्स बनाते हो ना। पहले ये इतना बताइए, नोट्स बनाइए, नहीं तो कुछ देखने का फ़ायदा नहीं है। फिर आप अपना टाइम नेट सब कुछ वेस्ट करें, इससे अच्छा कोई मूवी डाउनलोड करके वो देख लीजिए अगर नोट्स नहीं बनाते तो। अगली लाइन कौन सी आ गई, मैजिनो रेखा। अगली लाइन कौन सी आ गई, मैजिनो रेखा। अगली लाइन कौन सी आ गई, मैजिनो रेखा। किसके किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। किसके किसके बीच में है, ये जर्मनी हो गया और इधर फ्रांस हो गया। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, कौन है, मैजिनो रेखा। मैजिनो रेखा क्या है, इन दोनों को अलग करती है। अलग मतलब सर सेपरेट करती है। ओके सर, समझ लग गया सर। नेक्स्ट लाइन पढ़ाइए सर। नेक्स्ट लाइन कौन सी है, सीगफ्रीड लाइन। नेक्स्ट लाइन कौन सी है, सीगफ्रीड लाइन। सर सीगफ्रीड लाइन ये किसके किसके बीच में, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में। तो सर अभी तो बताया कि मैजिनो लाइन भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है, तो सर सीगफ्रीड भी लाइन जापान और फ्रांस के बीच में। तो हाँ बच्चा, ये भी जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। एक लाइन, एक बीच में, दो कंट्री के बीच में दो लाइन्स नहीं हो सकती, बताइए, दो कंट्री के बीच में दो लाइन्स नहीं हो सकती। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये बताना चाहता हूँ पर थोड़ा लिमिट्स है मेरे भी वो मैं बोल नहीं सकता। तो अगली लाइन कौन सी है, ऑर्डर नेक लाइन। अगली लाइन कौन सी है, ऑर्डर नेक लाइन्स। ये किसके किसके बीच में है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किसके किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था रशिया और फिनलैंड के बीच में। पोलैंड है और एक फिनलैंड है, वो फिनीलैंड था ना, बाद में आप बोलेंगे कि सर अब गलत पढ़ा दिए। हाँ, रशिया और फिनलैंड के बीच में क्या है, मैन रहीम लाइन। और इधर जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सी लाइन है, ये है ऑर्डर नेक लाइन। नेक्स्ट आ गया 17th लैटिट्यूड लाइन। अगला कौन सी लाइन है, 17th 17वीं अक्षांश रेखा। मैंने आपको बताया था अक्षांश और देशांतर, जो अक्षांश होती है वो बताती है समय बताती है, और जो अक्षांश होती है वो दूरी बताती है, और जो देशांतर होती है वो समय बताती है। बताइएगा मैंने ये सही बोला या गलत बोला, बताइएगा कमेंट में। ये किसको किसको सेपरेट करती है, किसके किसके बीच में, ये उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच में है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम के बीच में। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही नहीं, और भी है बच्चों, और भी है। कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर खेल से रिलेटेड नहीं आता, तो लो बच्चों, आपका हुक्म सर आंखों पर। खेल से रिलेटेड आता है तो आपके लिए खेल से रिलेटेड भी ले आए। खेल और खिलाड़ियों की संख्या, अभी मैं बताता हूँ कि कबड्डी खेल है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। ये दोनों टीम में नहीं बता रहा, जैसे टीम ए और टीम बी है, दोनों टीम में नहीं बता रहा, ये एक टीम में बता रहा हूँ। एक टीम के खिलाड़ी की संख्या बता रहा है। एक टीम में 7 हो सकते हैं, फिर दूसरी टीम में भी 7 टोटल। अगर ऐसा पूछेगी कबड्डी खेल में कुल कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 14 आ जाएगा। अगर सिर्फ ऐसा पूछ ले कि कबड्डी प्लेयर्स में प्लेयर्स कितने होते हैं, कबड्डी खेल में प्लेयर्स कितने होते हैं, तो तब 7 आ जाएगा। 7 इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो एक टीम के बारे में पूछ रहा है। मैंने यही बोला, आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से सुनना चाहिए। फिर कैरम में
4 साइड होते हैं, 1 2 3 4। मान लीजिए एक ये ए टीम है, फिर ये बी टीम है, 1 से 2 खिलाड़ी। अगर मान लीजिए दो ही जने को खेलना होगा, ये ए टीम बोलेगा ये 2 मेरे हिस्से है, ये बी टीम बोलेगा ये 2 मेरे हिस्से हैं। तो कैरम खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 1 से 2 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट का तो सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं, 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो बताने की जरूरत है, जो ऐसे बिठा देते हैं लाइन वाइज, एक इधर मुंह कर देता है, एक इधर एक उधर एक इधर एक उधर एक इधर, इसको बोलते हैं खो खो। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्या है? जिम्नास्टिक कैसे देखा नहीं है? जैसे ये खड़ा आदमी है, फिर ये आदमी है, फिर इस आदमी के ऊपर ये 2 आ गए, ये 3 आदमी आ गए, फिर ये 3 आदमी के ऊपर 2 आदमी आ गए, फिर सबसे ऊपर ये करतब दिखाते हैं, जो एक ऊपर एक चढ़े रहते हैं, उसको जिम्नास्टिक खेल कहा जाता है। कितने होते हैं कुल खिलाड़ी? 8 खिलाड़ी होते हैं जिम्नास्टिक में। टेनिस तो आपने देखा होगा कि ये बीच में है, ये टेनिस बॉल होती है, एक इधर खड़ा होता है, एक इधर, एक टीम ए में, ये टीम बी में, मारते हैं बॉल को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। तो टेनिस खिलाड़ी में कितने हो जाते हैं? टेनिस में कितने हो जाते हैं? 1 से 2 खिलाड़ी। तो मान लीजिए बैडमिंटन भी तो हो जाता है, बस उसमें बैडमिंटन में वो दूसरी होती है जिसको मारते हैं, और टेनिस में थोड़ी बॉल टाइप होती है, 1 से 2। पोलो गेम तो पता है आपको? पोलो गेम पोलो गेम पोलो गेम पोलो गेम जो घोड़े से खेली जाती है, ये बताऊं किसने स्टार्ट करवाई थी? ये इंडिया में बताऊं किसने स्टार्ट करवाई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराई थी। अब बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था दिल्ली के ऊपर, तो मोहम्मद गौरी बोला था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वो जिधर जिधर मोहम्मद गौरी जाता था, उसके पीछे पीछे कुतुबुद्दीन जाता था। जब मोहम्मद गौरी ने दिल्ली आगरा ये सब जीत लिया, तो मोहम्मद गौरी ने उसे गुलाम से आजाद कर दिया, और दिल्ली कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर कहाँ चला गया? वापस अपने गौर वंश, अपने गौर इलाके में चला गया। गौर इलाका कौन सा? कैसे यार, उसका टाइटल गौरी था, तो उसने अपने राज्य का नाम भी गौर रखा हुआ था। अब मैं क्या बताऊँ, उसने नाम रखा हुआ था गौर। तो दिल्ली आगरा देकर किसको चला गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही ये पोलो गेम, और जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? पोलो को चौगान कहा जाता है हिंदी में। पोलो को हिंदी में चौगान कहा जाता है। पोलो को हिंदी में चौगान कहा जाता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही इस गेम को स्टार्ट करवाया था। और एक और चीज बताता हूँ, जो कुतुब मीनार आपने देखा है ना, कुतुब मीनार, इसी कुतुब मीनार को इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसे जिसे मोहम्मद गौरी दिल्ली का शासन देकर चला गया था, इसने ही स्टार्ट करवाया था। इसने ही क्या करवाया था? स्टार्ट करवाया था। इसने ही स्टार्ट करवाया था। इसने सरस्वती देवी का एक प्राचीन मंदिर तोड़ के एक चीज बनवाई थी। बताइए कौन सी चीज बनवाई थी इसने? प्राचीन सरस्वती माता, पुरानी सरस्वती माता जी का मंदिर तोड़ के इसने एक चीज बनवाई थी। आई थिंक कोई मॉस्क्यू बनाई थी, कोई मस्जिद बनाई थी। बताइए कमेंट में क्या बनाई थी। तो फिर जो आप बोले कि सर ये पोलो है, पोलो तो इधर इतिहास में कहाँ पहुंच गए, तो बताता हूँ। जो इसने इसी पोलो को गेम खेलते खेलते टपक गया, टिकट कट गई इसकी, टिकट इसकी कट गई। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडिया में ये गेम कैसे आई। ये इंडिया में गेम कौन लेकर आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक लेकर आया था। कौन लेकर आया था? कुतुबुद्दीन ऐबक लेकर आया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत भी इसी गेम के खेलते खेलते हो गई। क्वेश्चन बना सकता है कि कौन से दिल्ली के कौन से सुल्तान की पोलो गेम या चुगान खेल खेलते समय मृत्यु हो गई? तो आप कर सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। यही हमारे चैनल की खासियत है, जहाँ से मर्जी जो टॉपिक आया उठा के क्वेश्चन बना देते हैं। फुटबॉल तो देखा ही होगा, रोनाल्डो, मेसी, नेमर, रोनाल्डिडो, मेवेपी, ये सब बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। तो 11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम में बता रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर एक टीम में 2 टीम्स होती हैं, ए टीम, बी टीम में 11, बी टीम में भी 11। अगर पूछे तो फुटबॉल खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 22 खिलाड़ी होते हैं टोटल। अगर पूछे तो एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल भी डोरेमोन सब देखा होगा सबने, जिसमें नोबिता का क्या क्या नाम था उसका, सुनियो, जियान, देखिसुगी, वो सब कौन सी गेम खेलते थे, दिखाते थे, वो सब बेसबॉल गेम खेलते थे। तो एक बेसबॉल एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। बैडमिंटन आपको बता दिया, बैडमिंटन में चिड़ी होती है, जो मारते हैं उसको चिड़ी बोलते हैं। और जो टेनिस में उसको वो होती है, बॉल होती है। 102 प्लेयर होते हैं। अगला आ गया बास्केटबॉल में एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। देख लीजिए, एक टीम में बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में 5 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में होते भी बड़े लंबे लंबे प्लेयर हैं, 6 6 6 6 7 7 6.5 6 फीट के प्लेयर होते हैं।
अगला आ गया रग्बी रग्बी फुटबॉल एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? एक टीम में 15 फुटबॉल नहीं होते, सॉरी, एक टीम में 15 प्लेयर होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर चेस में तो पता है कि ये चेस होती है, किधर बैठता है किधर बैठता है। अब ये नहीं बताना कि सर इधर इधर भी बिठा दो, इधर कैरम में बैठता है। तो चेस में एक खिलाड़ी होता है, चेस में एक खिलाड़ी होता है। हॉकी में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। सर रग्बी फुटबॉल के बारे में नहीं बताया बच्चा। वो देखते नहीं हो कि वो हाथ में गेंदा पकड़ के, हाथ में एक मान लीजिए है, हाथ में गेंदा पकड़ के इधर है, भागना होता है हाथ में गेंदा पकड़ के, और गेंद जो उठा के दूसरे चल डाल दिया, उसको गोल हो जाता है। बस फुटबॉल में ये है कि उसको पैर से मारने गोल करना होता है, और रग्बी फुटबॉल में कि ऊपर ऊपर लात घुसा मुक्का सब जलता है उसके अंदर। चलता नहीं है, इल्ली चला देते हैं। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसमें मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय रेखा बताई, और इसमें मैंने खेल और उनके खिलाड़ियों बताए, कितने खिलाड़ी होते हैं, किस गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं। हाँ, मुझे मुझे पता है क्या बोलते होंगे कि सर ये आपके सेशन का थोड़ा ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 15-15 16-16 मिनट का होता है। पर बट स्टूडेंट्स, आप सेशन का ड्यूरेशन मत देखिए, सेशन के जो अंदर है ना उसे देखिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, मुझे पता है बोलता नहीं है, पर फिर भी कोई बच्चे शक करते होंगे कि यार 15 मिनट में है, 15 मिनट में क्या बता दिया होगा, टाइम पास ही किया होगा सर भी। तो नहीं बच्चा, जो मेरे से बच्चे पढ़ते हैं, या अपने सौरभ सर बोलते हैं कि हमारा दा प्योर एजुकेशन चैनल है, वो वैसे टाइम पास नहीं करता। यहाँ पर पैसा नहीं चलता, यहाँ पर बच्चों का प्यार और बच्चों का सपोर्ट चलता है। अपने वीडियो तो देख ही लिए हुई, चलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आएंगे। मैंने जैसे कि जीके के 14th लेक्चर में बोला कि अब आपके लिए भंडार आने वाला है, भंडार, कंटेंट का भंडार, खासकर जीके का भंडार से भंडार आने वाला है। तो बस अपने दिमाग में जो भूसा भरे हो ना उसको निकाल दो, और जो भंडार में लेकर आने वाला हूँ ना उसको इन कर लो अपने दिमाग में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।